नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और एक बार फिर से आपकी जेब की बात करने के लिए, आपके मन से आपकी जेब की बात करने के लिए मैं और शरद सर एक बार फिर से हाजिर हैं। शरद सर हमारे टैक्स गुरु, फाइनेंस गुरु, लेकिन आज आपको एक ऐसी चीज़ सर बताने जा रहे हैं जिसको लेकर आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे शरद सर वो कहते हैं ना कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है और इसी शौक के चलते हम एक ऐसे ट्रैप में फंसते हुए जा रहे हैं जिसके बारे में शायद हम आगे का सोच ही नहीं रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ EMI के डेट ट्रैप की। अब ये ट्रैप क्यों है और क्या वाकई में ही हम इसमें फंसते जा रहे हैं? शरद सर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसील से समझाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि वाकई में क्या ये जो हम शौक पूरी करने के लिए एक लत लगा बैठे हैं EMI की, ये वाकई में ये लत जो है हमारे लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद है? शरद सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। शरद सर ये जो लत लगी है हमें EMI की, ये तो अच्छी लत है ना सर? मेरे शौक अच्छे हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, तो इसमें खराबी क्या है सर? खराबी कुछ नहीं है, प्रिंसिपली कोई खराबी नहीं है। खराबी जब होती है जब ये लत आपकी सारी की सारी कमाई के ऊपर छा जाती है और आपकी जितनी कमाई है, सैलरी से कमाते हैं, जहाँ से भी कमाते हैं, और पता लगता है हर महीने उसका बड़ा हिस्सा ये EMI ले जाती है। तो होता क्या है कि शुरू में जब आप EMI से जो भी सामान ले रहे हैं, देखिए घर की मैं थोड़ी सी बात अलग रखना चाहूँगा। एक घर तो चाहिए, ठीक है सर, पर घर के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, गाड़ी भी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कार भी चाहिए, पर उसके अलावा आजकल EMI का ये जो सारा का सारा जिन्न है, ये बहुत आगे तक जा चुका है। ये आपके हॉलीडेज़ तक जा चुका है, आपकी बच्चों की पढ़ाई तक जा चुका है, आपके घूमने फिरने पर जा चुका है, आपके बहुत सारी चीज़ें। और आजकल तो जो मोनिका जो नया कॉन्सेप्ट चला है, बाय नाउ पे लेटर, जिसको हम BNPL भूत कहता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो क्या होता है, आपको पॉपअप करते रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं या ये जो आजकल क्विक कॉमर्स साइट्स हैं यहाँ पर जाएं, तो वो आपको लुभाएंगे। तो दो तरीके की EMI होती है। एक EMI होती है जिसके अंदर ब्याज होता है, ठीक है, मतलब जहाँ आप प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं। इस पे मैं जिक्र करना चाहूँगा इसको खोलकर। दूसरी EMI जो आजकल चली है, जहाँ आपसे वो कंपनीज अपना सामान बेचने के लिए आपसे ब्याज नहीं लेती। वो कहती हैं कि मान लीजिए आपने कुछ 80,000 का कुछ खरीदा, ठीक है, वो कहती हैं आप हमें धीरे धीरे करके दे दीजिए, हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। और ये तो बहुत लुभावना लगता है, क्योंकि आप सोचिए आज ब्याज नहीं देना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना। बिल्कुल, दूसरे को लगता है कि मेरा 80,000 रुपये आज जाता, तो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करने लगते हैं कि तो बहुत अच्छा, 80,000 रुपये मेरे बैंक में पड़े रहेंगे, चलो सेविंग्स में भी पड़े रहें, तो मुझे 3-4% इंटरेस्ट आता है, मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, मुझे पैसे ही बाद में देते हैं। परंतु होता क्या है इसमें कि आप एक डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। उस कंपनी को तो अपना कस्टमर मिल गया, उस कंपनी तो अपना सामान बेच दिया, पर आपको जब तक आपकी वो 10वीं 11वीं किस्त जाएगी ना, तब तक आपको वो चुभने लग जाएगी। सर ये जो चुभने वाली बात है ना सर, आप लोगों के हाथों में आजकल मोबाइल फ़ोन्स आप देख रहे हैं, घर में गाड़ी देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ऐड टू कार्ट करते हैं ना सर, 500 रुपये की चीज़ भी अगर आप पे करने लग जाते हैं, वो कहते हैं EMI दे दो इसकी। मतलब इतना इजी हो गया है सब कुछ। आप इसको पेनफुल कह रहे हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मेरे को EMI पे मिल रहा है, मेरे शौक पूरे हो रहे हैं। पर आप देखिए कि ये इजी क्यों हो गया है। जो आपको लोन दे रहा है, EMI तो एक मॉडर्न नाम है। सीधा मैं बोलूँ, आप उधार ले रहे हैं। अगर मैं इसको देसी भाषा में बोलूँ तो आप उधार ही ले रहे हैं ना। बैंक लोन दे रहे हैं, सारी ई-कॉमर्स साइट्स हमें ये फायदा दे रही है, तो हम ले क्यों नहीं? तो है तो उधार ना। ये तो आप इस बात पे तो आप इनकार नहीं करेंगी, और मेरे ख्याल न्यूज़ 18 के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इंतजार नहीं करेंगे। अल्टीमेटली तो उधार है। EMI तो एक नाम है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट किस चीज़ की? लेनी तो हमें अपनी जेब से ही है, लोन की। बिल्कुल। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि आपकी जितनी कमाई है, अब मैं आपको मैजिक फॉर्मूला बताता हूँ कि कहाँ पर आपको आकर रुक जाना चाहिए। ठीक है सर। मेरी एक कैलकुलेशन कहती है एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट, ठीक है, कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये 50,000 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, पर मैं 1 लाख इसलिए लेता हूँ कि कैलकुलेशन समझाने के लिए आसान हो जाती है। ठीक है सर। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी EMI 30-35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये EMI मोनिका मैं सब चीज़ों की मिला रहा हूँ। अच्छा, सबकी? ये आप ये मत सोचिए कि मैं खाली मकान की बात कर रहा हूँ, मैं कार की बात अलग, अभी उसकी अलग बात होगी। कम से कम 60% सैलरी आपकी परसेंट सैलरी, यानी कि 60-65 हज़ार सैलरी, मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें, वो EMI से मुक्त होनी चाहिए। मुक्त होनी चाहिए मतलब आपके लिए इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सर आप 50,000 कोई कमा रहा है तो वो क्या करेगा फिर? अब मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। आपने शुरू में जिक्र किया था EMI ट्रैप का।
मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं ऐसी EMI का बात करता हूँ जो कि एक अमीर को गरीब बना देती है। आप जानना चाहेंगे अमीर को गरीब कैसे बन जाते हैं? मैंने तो मैक्सिमम लिखा है कि जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपए है वही बेचारे EMI के ट्रैप में फंसते हैं। अमीर भी फंस रहे हैं, वो तो फंस ही रहे हैं, 50-60 हज़ार वाले तो फंस ही रहे हैं। मैं आपको असली एग्जाम्पल, यहाँ नाम नहीं बता सकता मैं उन शख्स का, वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना है। ठीक है। अब भारत जैसे देश में आपको हैरानी होगी मोनिका सुन के, और मैं क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, मेरे पास ये डेटा ऑफ द कफ रहता है। भारत की अगर 140 करोड़ की आबादी है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें से 90% लोग 25,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। या मैं इसको डेटा को पलट दूं तो 126 करोड़ लोग 25,000 रुपये महीने से कम कमा रहे हैं। और मैं इस डेटा को दूसरे तरीके से देखूं, मात्र 14 करोड़ लोग 25,000 रुपये से ऊपर कमाते हैं। तो अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 5 लाख रुपए महीना। गिने चुने लोग होंगे ऐसे, हाँ, गिने चुने। और वैसे ये अपर मिडिल क्लास में आते हैं। अगर आपकी 60 लाख साल की सैलरी है, मैं आपको अपर मिडिल क्लास मानता हूँ भारत जैसे देश में। देश में शायद ना होते हो, पर यहाँ पर आप अपर। अब इन शख्स की, ये मैं आपको बिल्कुल असली एग्जाम्पल बता रहा हूँ। रिलेटेबल है, ये रिलेटेबल नहीं है, ये असली, ये रियल है। सिर्फ मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी नाम नहीं बता सकता। 5 लाख रुपए महीने इनकी सैलरी थी, 60 लाख रुपए साल का पैकेज हो गया। इन्होंने एक घर लिया हुआ था गुरुग्राम में, मैं शहर भी बता देता हूँ, गुरुग्राम शहर बताने में मुझे कोई एतराज नहीं, जो घर 5 करोड़ का था। अब उस 5 करोड़ के घर के लिए इन्होंने करीब 2.5-3 करोड़ का लोन लिया। अच्छा, सैलरी 5 लाख है और 5 करोड़ का घर लिया है। 5 करोड़ का घर लिया क्योंकि इनकी पोजीशन कंपनी में बहुत अच्छी थी। 60 लाख अगर सैलरी मिल रही है तो आप एक डिसेंट पोजीशन पे, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप एक डिसेंट पोजीशन में है, फॉरेन ट्रैवल आपको कंपनी भेजती है, तो आपको अच्छी जगह रहना पड़ता है, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। इन्होंने 5 करोड़ का घर लिया, उसकी करीब 2.5-3 करोड़ का लोन लिया। उसकी वजह से इनकी जो मकान की EMI थी वो 2.25 लाख रुपए महीना थी। तो इन्होंने कहा भाई मैं 5 लाख कमाता हूँ और मैं इतने फैंसी घर में रह रहा हूँ, एक पॉश अपार्टमेंट गुड़गांव का अपस्केल अपार्टमेंट मैं तो दे सकता हूँ। तो रिश्तेदार भी देखेंगे भाई इनकी कंपनी में पोजीशन अच्छी है, स्टेटस सिंबल आ गया, क्योंकि यही घर 2 करोड़ का भी हो सकता था, यही घर 2.5 करोड़ का भी हो सकता था, परंतु 5 करोड़ का लिया। अब जब कार की बात आई, पहले ये चलाते थे मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, ठीक है। अब क्योंकि इनकी पोजीशन ये हो गई, 60 लाख सैलरी आ गई, तो इन्होंने घर में वाइफ ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा, पापा अब तो कोई मर्सिडीज, इन्होंने मर्सिडीज ली। मर्सिडीज आई 65 लाख रुपए की। मैं यहाँ किसी ब्रांड को वो नहीं कर रहा हूँ। अब जब वो ली तो पैसा देने की बजाय इन्होंने उस पर भी लोन ले लिया, उस पर भी EMI ले ली, आसानी से मिल गई क्योंकि इतनी पे स्लिप पे तो आराम से मिल जाती है। बिल्कुल, ये देखिए हैरान करने वाली बात है कि जो शख्स 5 लाख रुपए कमा रहा है वो भी लोन ही ले रहा है, EMI पर ही, गाड़ी भी और अपना घर भी। आगे सर, खाली लोन नहीं ले रहा, वो अपने आप को गरीब भी महसूस कर रहा। आप देखिए ये जब कहानी खत्म होगी 2 मिनट में, हाँ, तो आपको देखेंगे कि वो कैसे गरीबी की तरफ चला गया। ठीक है। तो उसने 75,000 रुपए महीने की किस्त पर, आजकल आप देखेंगे जो फैंसी कार्स हैं, ये आप अखबार में ऐड भी देखते होंगे, देते हैं, तो 75,000 रुपए महीना हो गया। आप 2.25 जोड़ते जाइए, 2.25 लाख रुपए का मकान की किस्त, वो जो फैंसी घर था, 75,000 रुपए फैंसी कार मर्सिडीज की किस्त गई, 2.5 लाख हो गया। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपने बेटे की स्कूल पास आउट हुआ, तो उसको कहा भाई अब तो विदेश में पढ़ने जाना चाहिए, वी आर रिच पीपल नाउ। तो उन्होंने अपने बेटे को US के किसी स्टेट में यूनिवर्सिटी में एडमिट कराया, और वहाँ पर तो फीस अच्छी खासी थी, 30-40 लाख रुपए एक बार में जमा करने थे। इन्होंने उसके लिए भी लोन उठा लिया। अब लोन उठाया, उसकी करीब 50,000 रुपये महीने की किस्त बन गई। वो लोन इन्होंने 10 साल के लिए लिया कि जब तक बेटा पढ़ के निकलेगा, नौकरी करेगा तो दे देगा, वो बात की बात थी। अब आप जोड़िए कि 2.25 लाख में मैंने जोड़े 75,000, 2.5 लाख हो गए। 50,000 रुपये मैंने बेटे की पढ़ाई की किस्त जोड़ दी, एजुकेशन लोन की। अब ये हो गया 3 लाख रुपए। अब एक बिटिया भी थी, 2 बच्चों का एक परिवार होता है, तो भला बेटा वहाँ गया है तो बेटी कहने लगी पापा आपने ब्रदर को वहाँ भेज दिया, और छोटी थी अभी, उसको मैं भी अच्छे तो मुझे भी, तो उन्होंने एक अच्छे स्कूल का हम नाम नहीं लेते, उन्होंने एक अच्छे स्कूल में डाला। और अच्छे स्कूल का मतलब है जहाँ एयर कंडीशन स्कूल होता है, स्टेटस के लिए रखना है। 50,000 रुपये महीना बच्चे का महीने का आराम से खर्चा। तो सर क्या बचा फिर? 3.5 पे पहुँच गए, 3.5 पहुँच गए। अब क्योंकि फैंसी अपार्टमेंट था तो वहाँ जो घर में डोमेस्टिक हेल्प आते हैं वो अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। 2 डोमेस्टिक हेल्प इन्होंने रखे, 25,000 रुपये महीना वहाँ जाने लगा। अब हो गया 3,75,000 रुपये। अब आप देखिए अब हुआ क्या, देखिए मज़ेदार बात, क्योंकि इतना स्टेटस हो गया, इतना फैंसी घर, फैंसी कार, तो अब ये जब संडे वनडे को कहीं खाने को जाते थे तो पहले तो जाके ये कहीं बैठ के किसी में भी खा लेते थे 1,000-1,500 रुपये का खाना।
अब इनको लगा कि मुझे तो 5 स्टार होटल में जाना चाहिए, वहाँ आप जाइए तो 6-7-8 हज़ार का बिल आपका आएगा ही आएगा, आप खाएंगे। वो करा, आप मानेंगे नहीं, टैक्स काट के जो सैलरी आई वो आई करीब 4,20,000 रुपये, अलग अलग इमोलमेंट्स पर्क्स होंगे। इनके पास बचे 70,000 रुपये, यानी कि 5 लाख में से 80,000 मैंने टैक्स उड़ा दिया, 3.5 लाख खर्च कर चुके हैं जो लोग कागज़ पेंसिल लेके अगर लिख रहे हैं। 70,000 रुपये में आपको हैरानी होगी सुन के, हमारे सारे दर्शक फॉलोअर्स व्यूअर्स सुने, मोनिका आप भी सुने, सिर्फ 70,000 रुपये इनके लिए किचन के एक्सपेंसेस करने के लिए बचे। और इनकी वाइफ ने कहा मैं 70,000 में घर नहीं चल सकता। तो ये मुझे जब मिले 2 हफ्ते पहले, कहते हैं यार बड़े परेशान, स्ट्रेस में। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार बड़ी हाथ तंग चल रहा है। मैंने कहा आपका तो मैंने सुना था कि आपको 60 लाख रुपए साल का पैकेज मिला है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट पैकेज इन इंडिया। तो कहते नहीं वो बच कुछ नहीं रहा। मैंने जब उनका सारा हिसाब किताब समझा तो ये हिसाब किताब मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप देखिए इस स्टोरी से क्या पता लगता है, स्टोरी नहीं रियल एग्जाम्पल से पता लगता है कि आपकी EMI आपको कहाँ जाके मार मारती है। मैंने कहा आपकी अभी नौकरी लगी थी, 60 लाख पैकेज था, आपको क्या जरूरत थी 5 करोड़ का मकान लेने में? कहते हैं यार मेरी पोजीशन ऐसी थी और मैंने तो 60 लाख सैलरी पहली बार हम ऐसी लगी तो मुझे फैंसी घर में रहना ही रहना था। मैंने कहा आपको मर्सिडीज़ लेने की क्या जरूरत थी, आपको फैंसी कार की क्या जरूरत थी, आप अपनी पुरानी गाड़ी अपग्रेड कर लेते थोड़े बहुत। कहते नहीं वो भी रहना था। तो आप देखिए कि कैसे स्टेटस सिंबल आपको गरीब बना देता है। आज इनकी हालत ये है कि इनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो मर्सिडीज़ वापस करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह भैया इसको वापस ले लो। यही नहीं, आपको हैरानी होगी, वो उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात कर रहे हैं कि मुझे इस घर से निकाल के भैया मैं वापस अपने वो 2 करोड़ वाले घर में चला जाऊं। पर आज वापस करना वो कठिन हो रहा है। ही इज स्ट्रगलिंग कि किसी तरह मैं, इसको बोलते हैं हम टू मीट बोथ एंड्स, अपना गुजारा करने के लिए। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई आपको 5 लाख की, अब आप जब बात कर रहे हैं 50,000 सैलरी वाला अगर ऐसे ट्रैप में फंस जाए उसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो उसके लिए लेवरेज और कम है। एग्जैक्टली तो सर फिर अगर एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड को घर चलाना है तो उसे कितने साल तक की EMI लेनी चाहिए? और वाकई में ये अगर उसकी 1 लाख की सैलरी है तो आप बताइए उसको सेव कितना करना है, लोन कितना लेना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा आपकी सारी EMIs कंबाइन करके 30-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी घर की भी आ जाएगी, आपकी कार की भी आ जाएगी, आपकी हॉलीडे अगर आप ले रहे हैं उसकी भी आ जाएगी, बच्चों के लिए लोन ले रहे हैं वो भी आनी चाहिए। पर आप ये बजट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रख्िए कि मैंने इससे बाहर नहीं। आपने शुरू में कहा ना कि मेरे शौक हैं, मेरी एस्पिरेशंस हैं, मुझे तो अपना जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करनी है। पर पूरी करते करते ये ना हो ना आप स्ट्रेस में आ जाएं, फिर आपको मज़ा क्या आएगा? फिर तो आपको ना मकान का मज़ा आएगा, ना आपको अच्छी गाड़ी का मज़ा आएगा, ना आप बच्चों को, जब बात होगी अमेरिका में फ़ोन से तो बच्चों को तो नहीं बताया जाता ना, यहाँ पे बात होता है पीछे, उसके पीछे कितना स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है कि 30-35% से ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी एस्पिरेशंस को थोड़ा सा अंकुश लगा के चलना चाहिए, अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके। अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर है, अगर आपको अपने घर का बजट प्लान करना नहीं आ रहा है तो फिर मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी बिल्कुल दुख भरी हो जाएगी, मिजरी जिसको कहते हैं। ठीक है सर, स्मार्ट सेविंग कैसे करें? अगर सोच लीजिए, मान लीजिए मैंने 1 लाख का कोई भी चीज़ खरीद ली और उस पर मुझे लगभग सोचिए कि 10,000 रुपये EMI देनी है हर महीने जी, या 20,000 रुपये EMI देनी है। मैं क्या करूँगी, EMI भरने से पहले अपना जो पैसा मेरा बचा है एक साथ ना ही देख के मैं उसको सेव कर लूँगी जी। जो जब मैंने सेव कर लिया तो मैंने भरे तो सिर्फ 20 ना 80 तो मेरे बच गए। तो इसको स्मार्ट सेविंग हम कहेंगे। मतलब इस तरीके की सेविंग करनी चाहिए कि स्मार्ट सेविंग करनी कैसे चाहिए ताकि हम EMI ट्रैप से थोड़े बच जाएं। बहुत अच्छी आपने बात पूछी और मैं ऐसा एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप वाकई में सेविंग करना चाहते हैं और अपने लिए एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, एक अच्छा खासा अपने लिए पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे ही आपकी कमाई आए, सैलरी से है या कहीं से भी आप कमाते हैं, हम खाली सैलरी वालों को, हम तो नॉन सैलरी वालों को भी लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके बैंक में आ गए, ठीक है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, जिस भी तारीख को आते हैं, लोग क्या करते हैं कि सेविंग्स उसको मानते हैं, मोनिका आपके ठीक सवाल पे मैं जा रहा हूँ, सेविंग्स उसको मानते हैं जो सारा खर्चा करके बच जाए। यही होती है ना सेविंग्स, नॉर्मल डेफिनेशन तो यही होती है। पर फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग्स का मतलब कुछ और है। अच्छा, जैसे ही आपकी सैलरी आए पहले आप उसमें से 20% बाहर निकाल लीजिए। आप मानिए कि आपकी तनख्वाह 1 लाख नहीं 80,000 है, मतलब, और कैसे करिए ये, इसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाइए, उसी बैंक में मत छोड़िए। वरना एक पुरानी कहावत होती है गांव में, मान लीजिए कि मेरी सैलरी 80,000 है, मेरे बैंक खाते में, मतलब ये सैलरी अकाउंट में आ रही है 80,000, तो उसमें से आप ये कह रहे हैं कि 20,000 निकाल लो। 1 लाख आई,
ठीक है। तो उसमें से एक दूसरा अकाउंट खुलवाइए, आप ठीक है। जितनी मर्जी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप उसको 20,000 को एक दूसरे अकाउंट में फौरन ट्रांसफर कर दो, तुरंत, कोई भी खर्चा करने से चाहे पहले, आपका खर्चा जितना भी टाइट हो जितना मर्जी। आपको गुजारा 80,000 में करना है। ये क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अगर आज खा और कल खुदा, या आज कर लो कल देखी जाएगी, तब तो बात अलग है। पर अगर आप थोड़ा सा भी फ्यूचर का सोचते हैं तो आपको 20% अपना निकाल के अलग कर देना चाहिए। गुजारा करिए 80% में, आप देखेंगे कि कुछ सालों में आपको इतना अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, इतना अच्छा। और कभी मौका लगा तो हम फिर कभी एक पॉडकास्ट करेंगे इस पर कि कैसे अमीर बना जाता है। तो उस पर जब पॉडकास्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपका ये कॉर्पस कैसे काम आता है और कैसे आपको अमीर बनने में। एक कहावत है मोनिका, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। अगर आप अमीर वही बन सकता है जिसके पास पैसा हो, कुछ पैसा होगा, पैसा पैसे को खींचता है। तो आपकी सेविंग ही नहीं होगी तो आप तो कभी हमेशा गरीब ही रहेंगे। जो आया वो सब खर्च हो गया। और मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि नौकरी छूट गई या बिजनेस से कमाई आनी बंद हो गई, तो फिर तो आप बिल्कुल सड़क पे आने की नौबत आ जाएगी, आपको इधर उधर से उधार मांगना पड़ जाएगा। तो 20% आपने निकाल के एक तरफ कर देना है ये आपको, और 80% में गुजारा करिए। जब भी आप कमाई कर रहे हैं आप सोचिए कि आप 80% ही कमा रहे हैं। गुजारा तो करते हैं ना, जब आपकी शुरू में जॉब ली थी तो बहुत कम सैलरी थी, जब आप इंटर्न थे तो तब भी गुजारा कर रहे थे ना। अब आज आपकी अगर 1 लाख हो गई है तो आप मान लीजिए 80,000 हो गई। और अच्छा, वो पैसे कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, आपके दूसरे अकाउंट में। आप देखेंगे कि एक गांव में कहावत होती है पुरानी, मुझे किसी ने बताया था कि बिल्ली के सिरहाने दूध नहीं जमता। मतलब आपने किसी ने दूध जमाने रखा, आपने भी सुनी होगी। हाँ सर। तो अगर आपने उस पैसे को वहीं छोड़ दिया अपने सैलरी के अकाउंट में, तो मेरे से गारंटी ले लीजिए वो पैसा आप खर्च कर देंगे। पर आपने तो ये कहा ना स्टार्टिंग में कि दीज आर रियल फैक्ट्स कि इतने ज़्यादा लोग हमारे देश में हैं जिनकी सैलरी जो है 25,000 से भी कम है। तो फिर वो क्या करें? आप अगर कमेंट सेक्शन में जाएंगे बाद में, जब ये पॉडकास्ट चल जाएगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट डालते हैं, अरे भैया ये 1 लाख की बात कर रहे हैं, हमारी तो है ही नहीं। वही मैं बोल रही हूँ, है ही नहीं। कुछ तो ये कहेंगे नौकरी तो दिलवा दो भैया पहले। सो बहुत तरीके के कमेंट्स आते हैं। पर देखिए, अगर आपके पास इतनी सैलरी नहीं है तो जितनी भी सैलरी, आप देखिए गुजारा तो उसमें करना है ना। ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप 25,000 में कैसे गुजारा करें। ये तो आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके खर्चे कैसे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, ये तो इस सब पे डिपेंड करता है। पर जो भी आपकी सैलरी है उसमें अगर 25,000 भी सैलरी है, मैं कहूँगा आप 5,000 निकाल के दुबा डाल दें। किसको भविष्य नहीं चाहिए मोनिका? तो ईएमआई करवाएं कि नहीं करवाएं, ये बताओ ना आप। देखिए, ईएमआई करिए। मुझे लगता है कि घर बनाने के लिए, अगर आपके पास घर नहीं है, उसके लिए ईएमआई जरूर बनाइए। और किसके लिए ना करें? फालतू के खर्चों के लिए मत करिए। और थोड़ा सा अपनी जो स्पेंडिंग है ना, उस पर अंकुश रखिए। आजकल जो नया जो नियो शॉपिंग आया है, जो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आप किसी बड़े स्टोर में चले गए। अच्छा, यहाँ से कॉइन्स वाली बात भी बताइए मुझे। जैसे आप कोई शॉप करते हैं, उसमें आता है कि ये कॉइन्स आपके शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएंगे और आपकी इतनी मनी इस पॉइंट से इतने कम आपको पैसे मिल जाएंगे। ये भी एक ट्रैप ही है कि आप ज़्यादा शॉपिंग कीजिए, मैक्सिमम सेविंग कीजिए, फिर उसमें हम आपको 100 रुपये कम दे देंगे। बिल्कुल, ये तो देखिए कंपनीज का तो हमेशा ही यही मोटो रहेगा कि उनका बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो तरह तरह के तरीके लगाते हैं। कभी आपको लॉयल्टी बोनस देंगे, कभी आपको कॉइन्स देंगे। और ये छोड़ी, मैं जो आपको बताने जा रहा था, जब आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में चक्कर काटते हैं ना, जहाँ सामान बहुत सारा रखा होता है, कहीं ग्रोसरीज हैं, कहीं टॉयलेट, जाते हैं 5,000 का सामान लेने का 10,000 का लेकर आ जाते हैं। क्योंकि वो सामान मैंने मुझे किसी ने ट्रोल भी किया था, वो सामान आपको अपनी तरफ बुलाता है। Exactly. आओ मुझे खरीदो। आप टॉयलेटरीज में जाएंगे, वो कहेगा आओ मुझे खरीदो, आप उठा के बास्केट में डालते जाएंगे। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो आप शायद कभी इस्तेमाल नहीं करें। और आप पूछिएगा घर में जो लोग रहते हैं, जो उस सामान की देखरेख करते हैं, उसमें से कितना सामान एक्सपायर होकर फेंक जाता है, बिकॉज आप उसको कभी भी कंज्यूम नहीं, पर बिकॉज आपकी वो जो टेम्पटेशन है, और इस चक्कर में आपका सारा बजट बिगड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत शॉपिंग करिए, पर अगर आपका बजट पॉकेट अलाउ कर रही है तो करिए। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपने ईएमआईज लेनी भी हैं तो सब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। घर भी चाहिए, फैंसी कार भी चाहिए, बच्चे भी फॉरेन में पढ़ने चाहिए, और मैं जितना जी आए बाहर जाके खाऊं पीऊं भी, मौज भी मनाऊं, हॉलीडेज भी लूं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि या तो आप बहुत अमीर कैटेगरी में चले गए हैं, आप अंबानी। पर आपने तो ये बता दिया ना कि अमीर भी यहाँ पर ईएमआई पर ही जी रहे हैं। पर अगर आप देखें तो मैंने वो इसलिए बताया कि एक अमीर व्यक्ति भी अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेगा तो वो भी गरीब हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है जैसे अभी मैंने घर ले लिया ईएमआई पे, और उसका लोनिंग मेरे 10 साल का है, और मैं 5 साल अभी तक भर चुकी हूँ अपना लोन जी, और 5 साल मेरे बाकी हैं,
लेकिन इस बीच मुझे गाड़ी पसंद आ गई, मुझे खरीदनी है, तो क्या वो एक स्मार्ट मूव हो सकता है कि उस बीच मुझे लेनी चाहिए कि एक लोन खत्म हो जाए, एक ईएमआई खत्म हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी शुरू करनी चाहिए? तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया 35% ऑफ योर इनकम, अगर आप उसके दायरे में हैं तो ले लीजिए। मान लीजिए आपके घर का लोन आपकी 20% इनकम खा रहा है ईएमआई, ठीक है, अभी आपके पास 15% का मार्जिन है तो आप ले लीजिए। पर आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप ईएमआई लें तो कम से कम 6 ईएमआई के लायक पैसा आपके बैंक में होना चाहिए। किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है या किसी वजह से आपका काम धंधा बंद हो जाता है, तो वो साहब वो जिस कंपनी ने लोन दिया है वो तो सुनने वाला है नहीं। आपने सुने होंगे किससे, जो लोग रिकवरी करने आते हैं गाड़ी की चाबी उठा के ले जाएंगे, लोग तो फोन नहीं उठाते हैं, आपके सुबह नोटिस आते रहते हैं, सुबह शाम फोन आने शुरू हो जाएंगे, आपके घर पर आ जाएंगे चल के। तो मुझे नहीं लगता कि जो लेंडिंग कंपनी है जिसने लोन दिया है वो आपकी इस बात को मानने वाली है जो मेरी तो नौकरी चली गई, देखो अब मैं कहाँ से दूँ। वो तो कहेंगे या तो मकान को ताला लगाओ या गाड़ी हमें दे दो, या आजकल तो मैंने कई दफ़े सुना है वो गुंडे भी हायर करके भेज देते हैं, दे हरास अ लॉट, यू नो। अब ठीक भी बात है, अगर किसी का पैसा है और आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको आपकी नौकरी से क्या लेना देना है। एक आध बार वो सुन लेगा, चलिए 1 महीने की नहीं दी भाई, अगले महीने मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिली फिर क्या करेंगे। तो 6 ईएमआई लायक पैसा आपके बैंक में हमेशा होना चाहिए। अब आपने कहा कि 6 ईएमआई क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी अच्छी मिलने को अगले दिन मिल जाए, पर 6 महीने तक भी लग सकते हैं। तो इसलिए जब तक 6 ईएमआई आपके पास नहीं हो, और होता क्या है, असलियत क्या है कि आपकी सैलरी आई, ईएमआई गई, सैलरी आई, ईएमआई गई, सैलरी नहीं आई, ईएमआई नहीं गई, ये सिचुएशन नहीं। पहले तो हम लोग अपना शौक पूरा करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं ईएमआई पे, फिर जैसे आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है उसके बाद उस ईएमआई को चुकाने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है, आपकी पूरी सैलरी लग जाती है, और 10 तारीख को तो ऐसा लगता है कि ओ गॉड मेरे पास पैसे ही नहीं। और ईएमआई का ये जो राज है, जैसे जैसे ईएमआई आगे चलती है, सबसे लंबी ईएमआई मोनिका होती है घर की, 15 साल 20 साल। और मैंने जो नोटिस किया है, जो मैंने लोगों को देखा है कि जो बाद की ईएमआईज होती है ना वो बहुत चुभने लगती हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने गाड़ी ली है, एक गाड़ी आपको बहुत पसंद है, ओ आई हैव टू हैव दिस कार, ये गाड़ी तो मुझे चाहिए, ठीक है, मैं इस गाड़ी में घूमती दिखनी चाहिए, मैं इस गाड़ी में घूमता दिखना चाहिए। आपने गाड़ी ले ली, होता क्या है, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में होता है। जैसे ही आप गाड़ी लेंगे उसी क्षण उस गाड़ी से मिलने वाला जो प्लेजर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 साल के बाद नया मॉडल आ जाएगा। तो 3 साल बाद नया मॉडल आ गया या कोई दूसरी गाड़ी आ गई, अब आपको वो गाड़ी चुभने लगती है, पर वो ईएमआई चल रही होती है, तो वो ईएमआई आपको उससे ज़्यादा चुभने लगती है, क्योंकि आप ऐसी गाड़ी के ऊपर ईएमआई दे रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, आपकी तो नज़र दूसरी गाड़ी पर है। तो बाद वाली ईएमआई ज़्यादा खलने लगती है, या तो इस वजह से खलने लगती है। मान लीजिए मकान पे ली है, तो मकान पे भी जब 10-15 साल हो जाते हैं तो मकान तो अपना ही होता है ना जिस पे आपने ली है, तो उसको लगता है क्या यार अपने मकान में इतने साल से रह रहे हैं, आज भी मैं इसकी ईएमआई दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो मुझे लगता है वो ईएमआई बाद में ज़्यादा चुभती है, शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इंग्लिश में हम कहते हैं विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, आपको वो ईएमआई चुभने लग जाएगी। और जब चुभेगी तो इतनी चुभेगी कि आप जाएंगे लोन कंपनी के पास कि इसको भैया मुझे तो इसको स्क्वायर अप करना है। अब इसके अंदर एक राज है, आप कहें तो मैं बताऊं, ये राज सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ईएमआई लेते हैं तो जो ईएमआई, मान लीजिए ईएमआई 20,000 रुपये है, ठीक है, और 15 साल का लोन है, आप कभी अपनी जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उस कंपनी के पास जाएं, उनको बोलिए साहब मुझे ये जो 20,000 रुपये ना इसकी ज़रा ब्रेकअप बता दीजिए, हर साल हर महीने जो लेते हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि शुरू के, अगर 15 साल का लोन है, शुरू के 10 साल ज़्यादातर आपसे वो इंटरेस्ट लेते रहेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट और कैपिटल वाला जो एक जी जो ब्रेकअप है जो हमें समझ नहीं आता, बिल्कुल वो, क्योंकि आपका तो फिक्स अमाउंट जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 10 साल बाद जब आप वापस करने गए, आपने कहा कि भाई मैं 15 साल नहीं चलाना चाहती हूँ, मैं नहीं चलाना चाहता हूँ, आप इसको वापस करिए, स्क्वायर अप करिए, और आपका जो बैलेंस है, मान लीजिए आपने लिया हुआ था 20 लाख रुपए, पता लगा बैलेंस तो अभी 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जबकि आप तो 10 साल से दे रहे हैं। अच्छा, तो 10 साल से हम इंटरेस्ट ही दे रहे हैं, फिर ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, बहुत कम प्रिंसिपल दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा प्रिंसिपल दे रहे हैं, और बहुत चालाक है ये लेंडिंग कंपनीज। बाद के पीरियड्स में जब कम रह जाता है ना, वो 2-3 साल का रह जाता है, तब ये आपका प्रिंसिपल लेना शुरू करते हैं और इंटरेस्ट कम कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? जिससे कि अगर आप जल्दी वापस देने के लिए जाएंगे तो आपका नुकसान हो उससे। मतलब ये नहीं चाहते कि आप 15 साल के लोन को 8 साल में, 7 साल में, 5 साल में वापस कर दें, और अगर आप जाते हैं तो मान तो जाएंगे, पर उनको पता है कि इनको पता होना चाहिए कि इनका नुकसान हो रहा है, यानी कि आपने लोन वापस ही नहीं किया, इतने साल आप देते रहे, आप तो खाली
खाली इंटरेस्ट देते जा रहे थे। अच्छा, कभी कभी तो सर ऐसा भी होता है, हाँ, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे पास अगर 10 लाख रुपए मुझे देने हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट और आपकी जो भी EMI है, अगर मान लीजिए कि उस 10 लाख रुपए मेरे को महीने में 2 महीने में मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं उस लोन को चुकता कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छा मूव होता है? उसी टाइम अगर आपका ज़्यादा पैसे है, आप कर दो अपना EMI अपनी एक ही साथ भुगतान कर दो। वैसे तो अच्छा मूव है, देखिए कर्ज को उतारना हमेशा अच्छा मूव है, पर इसमें जो फाइनेंशियल लॉस है वो आपको कैलकुलेट करके चलना चाहिए। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे कि आपका मान लीजिए 10 लाख का लोन है, आपने 10 साल का लोन है, आपने 8 साल तक लोन दिया, तो 8 साल तक ये लोन मेरा 1-2 लाख रुपए रह जाना चाहिए ना, क्योंकि 8 साल में देता रहा, परंतु वो लोन अभी बचा है 5 लाख। तो आपको अपना लॉस समझ में आ रहा है कि कंपनी का कहना ये है, जिसने आपको लोन दिया उसका कहना ये है कि भाई आप हमारा पैसा इतने दिन तक इस्तेमाल करते रहे, तो हम आपसे ब्याज उस पर लेते गए। तो आपको जब भी आप अर्ली रीपेमेंट करें तो ये दो धारी तलवार है। एक तरफ आपका कर्ज उतर रहा है तो आपको राहत मिल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में बस लास्ट 3 ऐसे मंत्र बता दीजिए, EMI अगर करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी चाहिए, और क्या वाकई में ही ये जो डेट ट्रैप है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं, खासकर क्लास के लिए या सोशल स्टेटस के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी सैलरी बिल्कुल 50,000 रुपये है, उनको कितनी सेविंग करनी चाहिए महीने में? एक बार 3 मंत्र फटाफट से बता दीजिए सर। पहला कि आपकी टोटल EMI सब चीज़ों के मिला के 30-35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30-35% किसका? आपकी कमाई का। ठीक है सर, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, EMI जब भी लें तो ऐसी चीज़ों पर मत लें जिसको कल को आपको भूल जाना है। अब मुझे एक साहब मिले, उन्होंने छुट्टी मनाने के लिए लिया, तो छुट्टी वो स्विट्जरलैंड गए थे, तो उनका 5 लाख का तो टिकट भी EMI पे मिल रहा है, 5 लाख का खर्चा था, तो उन्होंने उसको फाइनेंस करा लिया। आज उसको 4 साल हो चुके हैं मोनिका, स्विट्जरलैंड ट्रिप को तो भूल गए हैं, उनको बल्कि फोटो फोन उसमें ढूंढ रहे थे, फोल्डर में फोटो भी नहीं मिल रही थी, अब वो ट्रिप को तो भूल चुके हैं। का तो आप नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ऐसी चीज के लिए लोन लीजिए जो चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। खर्च के लिए लोन मत लीजिए। देखिए, खर्चे और इन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क है। घर आपका इन्वेस्टमेंट है, पर घूमना फिरना आपका खर्च है। तो खर्च के लिए जहां तक हो सके, हाँ, सीमित, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाना है, मतलब जहां तक हो सके, लेकिन जहां तक हो लोन मत लीजिए। तो दूसरा फॉर्मूला ये है। तीसरा फॉर्मूला ये है कि आपकी जो रीपेमेंट है, जब आप उसको वापस कर रहे हैं, जब आपको ये रीपेमेंट चुभने लग जाए तो ध्यान रखिए कि कम से कम 6 महीने की EMI आपके बैंक में होनी चाहिए, तभी आप EMI का कमिटमेंट कीजिए। अगर आप हर महीने इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं देसी भाषा में, आई चलाई का मतलब होता है सैलरी आई और EMI चला दी, सैलरी आई EMI चला दी, ये बहुत खतरनाक काम है। तो पहला 30-35%, दूसरा इन्वेस्टमेंट की EMI लीजिए, खर्च की मत लीजिए, और तीसरा अपने EMI का बैकअप रखिए 6 महीने का कम से कम, तब EMI का कमिटमेंट कीजिए। तो देखिए, शरद सर का ऑल इन ऑल ये कहना है कि अगर आप कमिटेड हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए, तो शौक़ आपको तभी पूरे करने हैं जब आप इतना सेव कर लें बेहिसाब। और जो लत की हम बात कर रहे हैं, उस लत से थोड़ा बचना है आपको। स्मार्ट शॉपिंग करनी है, स्मार्ट सेविंग करनी है, ताकि आप अपने शौक़ जो हैं वो पूरे कर सकें। शरद सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स। और आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं EMI से रिलेटेड, आप ये पॉडकास्ट देखिए, अपने सवाल आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और किस फाइनेंशियल टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें शरद सर के साथ, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन EMI करें, लेकिन सोच समझ कर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए News 18 इंडिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, प्लेजर।